फ्रेंड, इंडियन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। चलिए तो मैं आप बताने जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि किसी भी टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले यहाँ हम टॉपिक लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया, उसी परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बस हम उसको थोड़ा बेसिक तरीके से जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब वह परिवर्तन होता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है और पुनः उसी अवस्था में पाया नहीं जा सकता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ जिसके गुण जो है बिल्कुल भिन्न होते हैं, आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका जो गुण होता है वो पुराने पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हम कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अवस्था का परिवर्तन होता है। अभी अवस्था का परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? दूसरा होता है रंगों में परिवर्तन होता है। रंगों में परिवर्तन होता है। तीसरा है तापक्रम में परिवर्तन होता है। और चौथा है गैस का निकासी। हाँ तो दोस्तों, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ये चार जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुख्य है। इसको ये अनिवार्य है कि इसको होना ही है। रासायनिक अभिक्रिया में ये घटना घटती है। जैसे पहला है अवस्था परिवर्तन। जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो पुराने पदार्थ की अवस्था से बिल्कुल भिन्न होता है। दूसरा है रंगों में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का रंग में कुछ न कुछ बदलाव आता है। तीसरा है तापक्रम में परिवर्तन। तापक्रम में परिवर्तन तो वो भी इसमें क्या है कि जब दो पदार्थ आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इसमें बढ़ता या घटता। ठीक है। चौथा है गैस का निकासी। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके बाद क्या होता है, गैस निकलता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए एक बर्नल है, उस बर्नल में क्या है तो जिंक। मान लीजिए यहाँ पर जिंक, और हम क्या करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें डाल देते हैं। हम क्या करते हैं कि जिंक दिया हुआ है बर्नल में और हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद देखते हैं क्या इससे एक गैस निकलती है। इससे क्या निकलती है? गैस निकलती है जिसको बोलते हैं H2। क्या बोलते हैं? H2। तो इसमें क्या हुआ कि जिंक पहले से था, उसमें क्या किए H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाले, वो दोनों आपस में अभिक्रिया किया और क्या बना, वह H2 गैस के रूप में निकला। और साथ ही साथ हम पा रहे हैं तो वो बर्नल जो है जब पहले क्या था, ठंडा था, और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, वो गर्म हो गया। यानी कि क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ताप में भी घटना या बढ़ता है। ताप क्या होता है, घटता या बढ़ता है, और साथ ही साथ गैस का निकासी होता है। तो चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण लेते हैं और हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, दो पदार्थ होता है। एक होता है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। एक है अभिकारक, एक है उत्पाद। अभिकारक क्या है
तो वैसा पदार्थ जो क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसे पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। उसके बाद है उत्पाद। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर आपस में संयोग होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब दो पदार्थ आपस में संयोग होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिनका गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, वैसे पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? तो क्या कहेंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसे दो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहेंगे। और वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया, जब दो पदार्थ आपस में संयोग होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस नए पदार्थ का गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण लेके हम बताएंगे, समझेंगे। तो पहला एक ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम आप जानते होंगे कि सोडियम क्या है, क्योंकि क्लास 10th में है तो सोडियम तो जानना जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं तो सोडियम क्या होता है हम नहीं जानते हैं। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, इसको क्या किए, आपस में संयोग किए, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि सोडियम क्या है, क्लोरीन क्या है और सोडियम क्लोराइड क्या है। सबसे पहले देखेंगे सोडियम क्या है। सोडियम एक धातु है, यह जब पानी के संपर्क में, जल के संपर्क में आता है तो आग लग जाता है। सोडियम एक धातु है जो जल के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, आग लग जाता है। और क्लोरीन एक उपधातु है और यह क्या करता है, सॉरी अधातु है, उपधातु नहीं, अधातु है और यह क्या करता है, इसे जहरीली गैस भी बोला जाता है, जहरीली गैस भी कहा जाता है। तो सोडियम एक धातु है जो आग के पानी के संपर्क में आने से आग लग जाता है। और क्लोरीन क्या है, अधातु है और यह जो है इसे जहरीली गैस भी कहते हैं। अगर आप और हम अगर इसको सूंघ ले तो बेहोश हो सकते हैं, हो जाएंगे और हो सकते हैं कि हमें जान की भी खतरा हो। चलिए अब देखते हैं होता क्या है जब दोनों को आपस में सहयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीर का जो निशान देख रहे हैं, ये तीर का निशान ये दिखा रहा है कि दोनों जो पदार्थ है आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जो आगे है। ठीक है, तो अभिक्रिया को दर्शाता है, ये क्या करता है, अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है, साधारण नमक भी कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, साधारण नमक, आप सोचेंगे कि सोडियम को पानी में डालने से या पानी के संपर्क में आग लग जाता है, क्लोरीन जहरीली गैस होती है, तो ये दोनों मिलकर आखिर साधारण नमक कैसे हो सकता है? क्योंकि नमक को तो हम जल में भी घोलते हैं और नमक को सब्जी में या फिर कोई किसी और चीज में उपयोग करते हैं, डालकर हम उसको खाते भी हैं। ना ही आग लगती है और ना ही क्या होता है, ना ही हम लोग को जान का किसी तरह का खतरा होता है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसका जो गुण है पुराने पदार्थ का, ये पुराने पदार्थ का जो गुण है उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है। वो पुराने गुण को खो देता है और एक नया गुण प्राप्त करता है। इस तरह से दोस्तों कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का मैं एक परिभाषा बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का जब परिभाषा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि जब वैसे पदार्थ वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक परिवर्तन द्वारा हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम भौतिक परिवर्तन द्वारा पुरानी अवस्था में ला नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण लेते हैं रासायनिक, कुछ उदाहरण जैसे भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन भी है और रासायनिक अभिक्रिया भी है। जैसे श्वसन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है और इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं कि थोड़ा सा दही बहुत सारे दूध को क्या करता है, जमा देता है, दूध को दही में बदल देता है। तो इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और इसे भी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा रासायनिक समीकरण। तो इसको मिटा देता हूं। तो चलिए अब मैं रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पहले जो पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब रासायनिक दो पदार्थ आपस में नए पदार्थ निर्माण करता है, तो इसको एक संक्षिप्त निरूपण के लिए, संक्षिप्त निरूपण में जो व्यक्त किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। इसको अगर हम लिखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, तो इसको क्या किया, संक्षिप्त के लिए क्या किया, उसका संकेत या उसके सूत्रों का सहायता लिया गया और उसकी अवस्था को भी ध्यान में रखकर उसकी अवस्था को भी लिखा गया। जैसे कि हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ये दोनों आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण किया और ये क्या है, लिक्विड है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, जल बनाया, जो क्या है, लिक्विड है। इस तरह से क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार रासायनिक समीकरण का जो डिफिनीशन है उसको एक बार जान लेते हैं। तो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हम बताए थे कि अभिकारक और क्या होता है, उत्पाद होता है, यानी प्रतिफल। तो ये दोनों को संक्षिप्त निरूपण किया गया और उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो होता है, एक होता है अभिकारक, और क्या होता है, उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या आता है, रासायनिक समीकरण में हमेशा अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक के जो सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं या सूत्र होते हैं, उसको क्या लिखा जाता है, तो बाईं ओर लिखा जाता है। और उत्पाद के जो सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं, उसको दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा है कि अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, जिसको धन चिन्ह बोलते हैं। मान लीजिए ए है प्लस बी, ये हो गया आपका अभिकारक और इससे बना सी प्लस डी। तो जिस तरह से अभिकारक जो है, अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, धन का चिन्ह दिया जाता है, उसी तरह से उत्पाद में दाईं ओर भी क्या किया जाता है, उत्पाद में भी प्लस का मध्य में, दोनों के मध्य में क्या किया जाता है, धन का चिन्ह दिया जाता है। अब है कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, इसी को प्रतिफल भी कहा जाता है, इसको प्रतिफल भी कहा जाता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान दिया जाता है और यह दर्शाता है, तीर जो है, तीर का निशान जो है, यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हुआ। उनको लिखने की तरीका या फिर उसको विधि बोलेंगे, ठीक है। ये था रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। अब जो है हम देखते हैं कि 2-4 रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण में किस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है और कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित है, उसके बारे में भी पहचानने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। लोगों को बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखते हैं कि ये H2 प्लस Cl2 तीर का निशान दिया गया है, तब क्या बना, HCl बना। अब दोस्तों मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि रासायनिक समीकरण ये भी जांचना है कि इस रासायनिक समीकरण वो संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए H2 प्लस Cl2 तीर का निशान और एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर H2 है प्लस O2 है, तीर का निशान है और बना क्या, H2O बना। तो ये भी आपको दिखा रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। अब हम सबसे पहले जांचेंगे कि ये दोनों बैलेंस है कि नहीं। तो देखते हैं कि बैलेंस का मतलब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों बाईं दिशा में और यानी कि LHS और RHS, लेफ्ट हैंड राइट साइड और RHS राइट हैंड साइड, दोनों दिशा में हमको क्या करना, देखना है और दोनों को बराबर करना है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है वो 2 है, क्लोरीन क्या है 2 है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो उसको
संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 दे देते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो जाता है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी 2 हो जाता है और ये भी बैलेंस हो गया। तो दोस्तों ये अब संतुलित हो गया, उससे पहले क्या था, असंतुलित था। जैसे अभी नीचे भी दिया हुआ है कि H2 और O2, ये दोनों H2 O2 है और यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 देते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 2 दूना 4, इसलिए हम यहाँ पर फिर 2 दे देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस, इस तरह से क्या हो गया, ये समीकरण दोनों तीर के बाईं ओर भी और दाईं ओर दोनों ओर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब जो है लेकिन समीकरण ये अभी अधूरा है, इसको लिखने के लिए हमें कुछ और भी चीज दिखाना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को भी दिखाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है कि एस से सॉलिड यानी कि ठोस, एल से लिक्विड यानी कि द्रव्य, जी से गैस यानी कि गैस। उसके बाद ये है एक्यू, इसको बोला जाता है एक्वस यानी जलीय विलयन। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रासायनिक समीकरण में जो सॉलिड है उसको एस लिखेंगे, जो लिक्विड है उसको आगे एल लिखेंगे, जहाँ गैस है उसको गैस लिखेंगे, जो एक्वस है उसको एक्वस लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है, H2 है, ये गैस है, तो हम क्या किए, इस तरह से गैस लिखते हैं। Cl2 क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन की गैस लिख दी, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो है लिक्विड है। क्या है दोस्तों, लिक्विड है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण में गैस अवस्था को दिखा सकते हैं, लिक्विड अवस्था को दिखा सकते हैं, कि भौतिक अवस्था जो है उसको हम पदार्थ की अवस्था को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इसको भी हम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो गैस लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस है तो गैस लिख देंगे, और ये मिलकर क्या बना, जल बना। दोस्तों आप लोग, हम लोग, सभी लोग जानते हैं कि जल क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम एल लिख देंगे। इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यही अंत कर रहा हूँ, और